नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश और मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। एक खास शो हम आपके लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी ढेर सारी ऐसी अहम चीज़ें हैं जिसमें रात दिन इतने तेज़ डेवलपमेंट होते हैं कि हमको दरअसल समझ नहीं आता कि इन तमाम गतिविधियों के पीछे के कारण क्या हैं। और देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे की हर बड़ी राजनीतिक गतिविधि को समझने के लिए ज़रूरी है उसका विश्लेषण किया जाए। लखनऊ अमर उजाला के संपादक विजय त्रिपाठी जी हमारे बीच हैं और लगातार अब आपके विश्लेषण को हम अपने दर्शकों के बीच लेकर आते रहेंगे। सर, आज जो विषय हम लेकर आ रहे हैं वो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और राहुल गांधी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे कर रही हैं। जिस सवाल के साथ मैं इस चर्चा को शुरू करना चाहूँगा वो ये कि राहुल गांधी मोटा तौर पर 1 महीने के भीतर 3 बार उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। राहुल गांधी के नियमित अंतराल पर दौरों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? धन्यवाद उत्कर्ष जी। देखिए, राहुल गांधी को हाल के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो रिजल्ट रहे उनको उत्साहित करने वाले हैं, मोटिवेट करने वाले हैं। नतीजे अच्छे ना आते तो शायद वायनाड सीट ना छोड़ते। नतीजे अच्छे आए और भविष्य में उनको कुछ बेहतर संभावनाएं भी दिख रही। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, उस पर भी उनकी नज़र है कि वो जो उनकी सफलता रही उसको हम इन नतीजों में फिर से दिखा सकें, झलक मिल सके। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर फोकस बढ़ाया है। इवन कि प्रियंका की भी सक्रियता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है। अमेठी भी उन्होंने जीती है, अमेठी के जरिए भी वो ऐसी सक्रियता कायम रखेंगे। तो इसमें अभी जाहिर सी बात है कांग्रेसी भी अपेक्षा कर रहे हैं और उनका पार्टी प्रेसिडेंट जो हैं अजय राय जी, वो भी काफ़ी सक्रिय युवा और ऊर्जावान माने जाते हैं। टीम लेकर चलते हैं, टीम को मोटिवेट करते भी हैं। पिछले कुछ समय में ये चीज़ें दिखी भी हैं जी। खुद उन्होंने चुनाव लड़ा, प्रदेश में चुनाव अपने प्रत्याशियों को लड़वाया और बहुत अच्छी उन्होंने मार्जिन कम किया। इवन कि कहा जाने लगा कि जीत ही है, क्योंकि सामने प्रधानमंत्री थे, तो उस मार्जिन को इतना बड़ा कम कर लेना उनके लिए जीत के बराबर जी। कांग्रेसियों ने भी उसे वैसे लिया। तो ये सारे जो संकेत हैं, ये सारे जो संभावनाएं दिखती हैं, इसमें कांग्रेस कैडर भी थोड़ा सा मोटिवेट हुआ है। ज़रूरी ये है कि प्रियंका और राहुल की सक्रियता निरंतर बनी रहे। पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, प्रियंका ने बहुत ज़ोरदारी से लड़ा था, लेकिन रिजल्ट आते ही वो उनकी सक्रियता बहुत कम हो गई जी। तो वो चीज़ों का कहीं नेगेटिव असर भी हुआ था। शायद उससे भी सबक लिया है राहुल गांधी ने, तो इस बार थोड़ा वो दिख रहे हैं सक्रिय। जो आप शब्द कह रहे हैं, मैं उसी में से एक सवाल निकालना चाह रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव के दौरान तो प्रियंका गांधी दिखी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और पूरा कैंपेन लेकर आई, चुनाव अच्छा लड़ा। अमेठी में जब तक राहुल गांधी सांसद थे और उसके बाद स्मृति ईरानी जब उनके खिलाफ गई, वो भी यही आरोप लगाती थी कि चुनावों में तो आते हैं फिर भैया गायब हो जाते हैं। वो इस तरीके के नारे, इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग करती थी। अब 1 महीने में 3 बार राहुल गांधी उत्तर प्रदेश आए। एक बार जीत के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, हाथरस के हादसे के बाद अलीगढ़ और हाथरस में पीड़ितों से मिलने, और अब तो जो आपने कहा बदली हुई रणनीति में और क्या बदलाव दिखता है? जो मुझे एक चीज़ दिख रही है और आप उसको बताइए क्या वो सही है गलत है, कि पहले राहुल गांधी के मुद्दे जो होते थे, राहुल गांधी शायद मुद्दों को तय करते थे और जनता के बीच में मुद्दों को रखने की कोशिश करते थे। अब थोड़ा वो रिवर्स दिख रहा है। जनता के बीच में जो मुद्दे हैं, राहुल गांधी उनको सुनकर लोकसभा में ले जाने की बात करते हैं। उन्होंने रायबरेली में ये बात कही कि आप लोग मुझे बताइए, मैं सवाल करूंगा, मैं उठाऊंगा। तो क्या राहुल गांधी की अपनी राजनीतिक रणनीति भी बदली है? हाँ, बिल्कुल बदली है। जनता से जुड़े मुद्दों को उन्होंने पकड़ा है। पहले जैसे राफेल जैसे मुद्दे थे या और इंटरनेशनल इमेज को लेके, प्राइम मिनिस्टर को लेके उनके मसले थे, वो जिस तरीके से करते थे, वो कहीं जनता से जुड़ते नहीं थे। इस बार उन्होंने अपनी सोच बदली है और ये लगा कि जनता से जुड़े मसले ले जाएं। चाहे वो नीट पर भी देखिए तो काफ़ी एग्रेशन रहा है उनका युवाओं से कहीं कनेक्ट देखते हुए। तो ऐसे मसले वो उठा रहे हैं और उन्हीं को वो संसद में रख भी रहे हैं। इस बार अगर आप देखें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर जो चर्चा के दौरान भी उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे ही मुद्दों का जिक्र भी किया है जी। और हिंदुत्व वाले मसले पर बयान देके उनको थोड़ा फांसने की कोशिश की गई। हालांकि उनका आशय कुछ और था। वो बीजेपी और आरएसएस के जो समर्थक, कट्टर समर्थक
हिंदू वोटर्स है, शायद उसको टारगेट कर रहे थे, लेकिन उसको समस्त हिंदू समुदाय से जोड़कर उसकी व्याख्या करने की कोशिश की गई। बाद में उन्होंने सफाई भी दी इसकी। और आपको मालूम होगा कि आरएसएस पर उनके बहुत तीखे हमले होते हैं, इवन कि उनमें मानहानि के मुकदमे भी चल रहे हैं, कुछ जगह हुए भी हैं, एक आध बार माफ़ी मांगी है उन्होंने। तो हिंदुत्व वाला जो उनका सॉफ्ट हिंदुत्व का एक लाइन है, उसको वो नहीं छोड़ रहे हैं, उसको वो लेके चलेंगे उतना कि जितना अल्पसंख्यक उनसे नाराज़ ना हो। छोटा सा जिक्र हम ये करें, कल हमने अमर उजाला पर वो खबर चलाई भी थी, वो वीडियो भी दिखाए थे हमारे दर्शकों को। कल का भी दौर आप देखिए रायबरेली का, वो हनुमान मंदिर में पूजा से शुरू होता है और फिर लोगों से मिलने पर खत्म होता है। तो क्या वो लगातार इसको अब टच करते रहेंगे? बिल्कुल करते रहेंगे, पिछले कुछ समय से कर भी रहे हैं। वो अपने दौरों पर यहाँ इवन की कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा के दौरान भी इस चीज़ों का ध्यान रखा है। कल वो आए, उन्होंने सबसे पहला काम हनुमान मंदिर गए, आरती उतारी और ये सब चीज़ें की। तो वो अब करते रहेंगे। सॉफ्ट हिंदुत्व के उनके जो लाइन है उसमें ये चीज़ एडजस्ट हो जाती है, इससे उनके दूसरे वोट बैंक को कोई दिक्कत भी नहीं होती है। हाँ, जब वो ये करते हैं तो बीजेपी आरएसएस के उनके ऊपर हमले तेज़ होते हैं, या कि उनके बयान से उनको किसी लपेटने की कोशिश भी होती है। हिंसक हिंदुत्व वाला उनका बयान ऐसे ही था, वो कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन उसको दूसरी तरीके से व्याख्या की गई। जैसा कि आपने मार्च में भी देखा होगा, जब मुंबई में शिवाजी पार्क में ये जो इंडी गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन था जी, उसमें भी उन्होंने शक्ति के खिलाफ एक आह्वान किया था कि ऐसी शक्ति से हमें लड़ना है, ऐसी शक्ति को कुचलना है। आशय उनका कहीं प्राइम मिनिस्टर की शक्ति से था, लेकिन उसको धार्मिक शक्ति बना के, शक्ति और शक्ति स्वरूप, और फिर वो नारी, हाँ, वहाँ 50% तक। हाँ, मोदी जी का भी उस पर बयान आया कि ये शक्ति से लड़ना चाहते हैं और मैं शक्ति का उपासक हूँ, पूजक हूँ। इस बार भी प्रधानमंत्री ने ही बीच में कहा था कि आप समाज के लिए ऐसा नहीं कह सकते। वो जब भी हिंदुत्व या हिंदू से जुड़ा कोई मसला उठाते हैं तो उनको उनकी बातों से ही फंसाने की ये कोशिश होती है, बाद में उनको सफाई भी देनी पड़ती है। तो इसमें उनको थोड़ा संभल के चलना भी पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, जैसा हमने शुरू में कहा, कांग्रेस जितनी मजबूत होगी सर, कई लोग ये कहते हैं, जब हमको भी मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ उत्तर प्रदेश की राजनीति को, हमको बताया जाता है कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो क्षेत्रीय दलों का जो प्रभुत्व है वो कमज़ोर होगा, क्योंकि कांग्रेस के कमज़ोर होने से क्षेत्रीय दल बड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, वो कांग्रेस की ज़मीन पर उनकी सियासत चल रही है जी। अगर राहुल गांधी एक्टिव होते हैं, जैसा आपने कहा, संगठन का मोराल हाई है, नीट से लेकर तमाम चीज़ों पर हमने देखा कि 1 महीने के भीतर कांग्रेस ने जितना लखनऊ में प्रदर्शन कर लिया, पहले विरले ऐसे प्रदर्शन होते थे। गठबंधन का भविष्य क्या होगा अगर एक संगठन ज़्यादा मजबूत होता है जिससे दूसरे को नुकसान हो? बाकी नेता भी तो सोच रहे होंगे और वो देख भी रहे होंगे एक्टिविटी को। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का 30-40 साल पहले जो बेस वोट बैंक था वो इधर उधर शिफ्ट हो चुका है। इनकी अपनी काहली से कह लीजिए या निष्क्रियता से कह लीजिए, वो वोट बैंक कुछ समाजवादी पार्टी तो कुछ बसपा है, कुछ बीजेपी में बट गया है पूरी तरीके से। दलित ब्राह्मण मुस्लिम का उनका सॉलिड एक कॉम्बिनेशन माना जाता था। अब इतने वैक्यूम, इतने साल के अंतराल के बाद अब उसे खड़ा होना है तो किसी का सहारा से ही खड़े हो सकती है। सहारे की ज़रूरत है उसे, क्योंकि यहाँ जाति राजनीति का ही सच है पूरी तरह से। प्योरली ये जाति राजनीति हो गई है, एक एक जाति की एक एक पार्टी हो गई है ना, चाहे राजभर की पार्टी हो, निषाद की पार्टी हो या और पार्टियाँ हो। तो इसको भी किसी बड़ी पार्टी के साथ जुड़ के ही अपने को ये खड़ा कर सकेगी, अपना थोड़ा खोया हुआ आधार पा सकेगी। ऐसे में इनके लिए लाजमी है कि सपा के साथ जुड़ के चलें। कहीं ना कहीं सपा से इनका वैचारिक तालमेल बैठ जाता है बनिस्बत दूसरी पार्टियों के, तो सपा के साथ जुड़ के इनको चलना पड़ेगा। सपा जाहिर सी बात है इनको उतना मजबूत नहीं होने देगी कि ये इतने बड़े हो जाएं कि वो उनसे सामने खड़े हो सकें। तो ये चीज़ को भी उनको ध्यान में रखना है कि कैसे तालमेल बिठाते हुए अपने पाँव मजबूत करने हैं। जी, तो अगर इसमें 2-3 चीज़ें, सब चुनाव, संगठन, और ये मैं आखिरी सवाल इस पूरी चर्चा पे पूछ रहा हूँ, वो ये कि जैसा आप कह रहे हैं कि तालमेल बैठाकर, और आपने ही ये कहा कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस इतनी मजबूत हो जाए, ऐसे में बेहतर विकल्प आपको क्या लगता है कि क्या, जैसे कई राज्यों में एक मॉडल चलता है कि लोकसभा में साथ ही होती हैं पार्टियाँ और निकाय चुनावों में या जो स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं उसमें वो अपनी ताकत को आजमाती हैं, आमने सामने लड़ती हैं, क्या वो मॉडल ज़्यादा मुफीद होगा कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को बड़ा करने की दृष्टि से या अपनी पैठ को बड़ी करने की दृष्टि से? या आपको लगता है कि नहीं, वो अगर लार्जर परिप्रेक्ष्य में जैसा भी देखा जाए कि एलओपी बने हैं, अब उनको सब दलों को भी लेकर चलना है, वो प्रतिनिधित्व करना है, तो फिर कांग्रेस सेक्रीफाइस ज़्यादा करेगी? आपको क्या लगता है वो किस रणनीति पर बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में? हाँ, देखिए ऐसा है कि एक अभी हालिया यहाँ तो बाई इलेक्शन है ही, इसके अलावा हरियाणा और महाराष्ट्र में भी
विधानसभा चुनाव। जी। तो अब इनके तालमेल की एक पहली परीक्षा ये होगी कि अदर स्टेट में कैसे ये लड़ते हैं। इसकी संभावना है कि शायद वहाँ पर आपसी सहमति से कुछ बना के हिस्सेदारी एक फार्मूला निकाल के ये लड़ें। वो लड़ते हैं इन दोनों स्टेट में तो एक अच्छा मैसेज जाएगा और शायद यहाँ अगले विधानसभा चुनाव के लिए इनकी एक समझदारी वाली ज़मीन तैयार हो सकेगी। कांग्रेस के लिए जैसा मैंने कहा कि अभी अपने अकेले बलबूते लड़ने की स्थिति में नहीं, इनको लेना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी को भी एक साझेदार चाहिए। वो इसी चुनाव से उनको इतना अपने को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बना लेना चाहिए कि अब हम अकेले भी लड़ेंगे। तो विधानसभा चुनाव अभी दूर है और बीजेपी और संघ के पास एक से एक फार्मूले और तर्कस में तीर रहते हैं। और ये कहा जाता है, मैं बीच में रोक रहा हूँ, कि कोर्स करेक्शन वो अच्छा करते हैं, तो गलती हुई तो सीखो जल्दी। बिल्कुल। तो इसलिए अभी इतना उत्साहित भी नहीं होना चाहिए कि हम सब अकेले ही निपट लेंगे। ऐसी स्थिति में भी अपने को मुगालता नहीं पालना चाहिए। तो इनको भी एक साझेदार की तलाश रहेगी ही लड़ने के लिए और कांग्रेस उसके लिए अच्छा विकल्प है। बसपा जाहिर सी बात है कि उसकी अपनी अलग पार्टी लाइन है जी। तो इसलिए दोनों का मिलकर चलना समय की ज़रूरत है, दोनों के लिए फ़ायदेमंद भी है और शायद ये इस विधानसभा चुनाव के बाद ये और मैच्योर एक फ्रेंडशिप के रूप में सामने आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। और जैसा हमने शुरू से लेकर अब तक कहा कि राहुल गांधी के दौरे, राहुल गांधी के कार्यक्रम, उनसे क्या समझ आता है, कांग्रेस की भविष्य की रणनीति, उसको लेकर विजय जी क्या सोचते हैं, और उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश या इस देश की दृष्टि से इस गठबंधन को किस तरीके से आगे जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी घटनाओं और उनके पर्दे के पीछे की सियासत या उनसे भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है वो भी हम आपको बताएंगे। विजय जी लगातार वो आप लोगों को बताएंगे। जो भी आपके मन में सवाल हो या विषय हो जो आप चाहते हैं जिस पर हम इस तरीके से विश्लेषण करें, कमेंट बॉक्स पे लिखकर उन विषयों को, उन सवालों को, उन सब्जेक्ट को ज़रूर बताइए। और ऐसे वीडियो अपने बीच में देखते रहने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके समय के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।